नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2018 बैच के समय पूछा गया था हल करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 कवयित्री इसका सही उत्तर होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 था व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। तो दोस्तों जो वचन का परिभाषा होता है ये यही कहता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन कोई एक शब्द होगा जिससे हमें संख्या का बोध होता है। यानी कि दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 संख्या सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न था मरकट का पर्यायवाची शब्द है। जो मरकट है वह बंदर को बोलते हैं। यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 बंदर इसका सही उत्तर होगा। मरकट का पर्यायवाची बंदर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा ये बोलती है कि जिस शब्द से किसी एक समूह या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आप देखें इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वह भाववाचक संज्ञा है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप चौथा देखेंगे तो रमेश जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच जाता है ऑप्शन नंबर 1 पुस्तक, जिससे पूरे संसार के पुस्तक जाति का बोध होता है। इस वजह से पुस्तक जो होगा वह जातिवाचक संज्ञा होगा। चौथे का ऑप्शन नंबर 1 पुस्तक सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न था फ का उच्चारण स्थान है। दोस्तों फ जो वर्ण है वह प वर्ग का वर्ण है। आप देखिए प फ ब भ म, और जो प वर्ग होता है वह ओष्ठ से बोला जाता है। तो इस वजह से फ जो उच्चारण स्थान होगा वह ऑप्शन नंबर 2 ओष्ठ सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। छठा प्रश्न पूछा गया था सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। आप कोई भी दो शब्द लिख सकते हैं सम उपसर्ग से। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो उपसर्ग होता है वह किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है। तो सम उपसर्ग से दो शब्द बनेंगे, पहला संयोग और दूसरा संतोष। इसी प्रकार से आप अन्य शब्द भी कुछ भी लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न था प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी। यानी सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर कहानी लिखी थी। तो आठवें का सही उत्तर हो जाएगा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। नवा प्रश्न है अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। दोस्तों अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ ये होता है कि एकमात्र सहारा होना। यानी कि एकमात्र सहारा होना, इससे उपयोग करते हुए आप कोई भी अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते थे। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार उनके माता पिता के अंधे की लकड़ी थे, यानी कि उनका एकमात्र सहारा था। तो आप कोई भी वाक्य इससे बना सकते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। प्रसंगोचित का जब समास विग्रह जब आप करेंगे तो ये होता है प्रसंग के अनुसार उचित। यहाँ पर देखिए जो दूसरा शब्द है वह प्रधान हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है तत्पुरुष समास की प्रॉपर्टी है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जिसकी वजह से प्रसंगोचित में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। अक्षौ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो ये बना है क और मूर्धा श, यानी कि जिसे मूर्धन्य श कहते हैं। ऋषि वाले शब्द में जो मूर्धन्य श यूज किया जाता है मूर्धा श, उसमें क और मूर्धा श मिलकर के अक्षौ संयुक्त वर्ग बनता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। 12वां प्रश्न पूछा गया था संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आप संज्ञा का परिभाषा लिख सकते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं राम, यमुना, आगरा, दीपावली। इसी प्रकार से आप कोई भी ऐसा शब्द
जो किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान, जाति या फिर कोई भाव, जैसे अच्छाई, महंगाई, ये सभी भाव है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो कोई भी इन सभी में इन सभी के नाम को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को संज्ञा कहते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया था, कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। दोस्तों, कहानी शिक्षण की बहुत ही उपयोगिता है, खास करके छोटे क्लास में बहुत ज़्यादा उपयोगिता इस वजह से है क्योंकि कहानी के पात्रों को सुन करके छात्रों के मन में कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास होता है। यानी कि जो कहानी के पात्र होते हैं वह, जो छात्र होते हैं वह अपने मन में कल्पना करते हैं, जिससे उनमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसके साथ ही साथ छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है और छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। जैसे कि कोई कहानी आप अगर उनको सुनाते हैं जिसमें कोई नैतिक मूल्य की जानकारी दी गई है, तो उसे सुन करके या फिर उस कहानी को पढ़ करके वह छात्र भी प्रेरित होते हैं उस नैतिक मूल्य को अपने अंदर धारण करने के लिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि कहानी शिक्षण के माध्यम से उनमें शब्द भंडारण में वृद्धि किया जा सकता है। उसके अलावा मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भी उनको प्रेरित किया जा सकता है छात्रों को कहानी शिक्षण के माध्यम से। इसके अलावा छात्रों में क्रमबद्धता और चिंतन शक्ति का भी विकास किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिता आप लिख सकते हैं। 14वां प्रश्न है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है या फिर विशेष अर्थ प्रदान कर देता है। यही अंतर आप लिख सकते हैं और एक एक उदाहरण के माध्यम से आप इसको बता सकते हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया था, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो पूर्ण विराम जो होता है वह खड़ी पाई को बोलते हैं और जो अल्प विराम होता है उसे कॉमा को बोलते हैं। तो आप अंतर में ये लिख सकते हैं कि जब किसी वाक्य में, जब कोई वाक्य कंप्लीट हो जाता है और अपना अर्थ पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो वहाँ पर लंबे समय तक विराम चिन्ह दिखाने के लिए वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य को कहने के बाद से लंबे समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अल्प विराम का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर कम समय के लिए रुका जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। तो यहाँ पर आप ये वाक्य कंप्लीट हो गया और अपना अर्थ भी कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर जो अंत में खड़ी पाई लगेगी वह पूर्ण विराम का उदाहरण होगा। और अगर मैं बोलूं कि राम, श्याम, मोहन, यहाँ पर देखिए मैं कम समय के लिए रुक रहा हूँ, राम उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर श्याम, फिर कॉमा लगेगा, मोहन, यहाँ पर मैं कम समय के लिए रुक रहा हूँ, यानी कि अल्प विराम, कॉमा का चिन्ह यहाँ पर यूज होगा। तो इस तरीके से आप उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया था, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, मौन वाचन जो होता है बिना उच्चारण किए हुए ही मन में पढ़ते हुए भाव को ग्रहण करने की क्रिया मौन वाचन कहलाती है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मौन वाचन से समय की बचत होती है। जैसे कि देखें, कक्षा 6 का जो बालक होगा 1 मिनट में सस्वर वाचन यानी कि बोलते हुए 170 शब्द बोल सकता है। वहीं मौन वाचन करते समय इतने ही समय में वह 210 शब्द बोल लेता है। और दूसरा महत्व आप लिख सकते हैं कि सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कक्षा चल रही है और वहाँ पर सभी अभ्यर्थी सस्वर वाचन करेंगे यानी बोलते हुए, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अगर बिना बोले अर्थ उसका ग्रहण करेंगे यानी मौन वाचन करेंगे तो उससे किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एक महत्व ये भी लिख सकते हैं कि सस्वर वाचन करते समय जो छात्र होते हैं उनका अधिक ध्यान इस बात पर होता है कि उच्चारण वो कैसे करते हैं, लेकिन मौन वाचन करते समय उच्चारण उनको नहीं करना रहता है, जिसकी वजह से वह अर्थ को सही ढंग से समझ पाते हैं और कही गई बातों के प्रति चिंतनशील हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी महत्व लिख सकते हैं कि मौन वाचन द्वारा स्व अध्याय यानी खुद से पढ़ने की आदत पड़ती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महत्व आप लिख सकते हैं मौन वाचन के। 17वां प्रश्न पूछा गया था, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष
वाचक सर्वनाम, जिसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब देखिए दोस्तों, जब कोई वक्ता किसी श्रोता के अलावा किसी दूसरे अभ्यर्थी के बारे में बात करता है तो वहां पर अन्य या फिर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे वह, वे, उसने, यह, ये सभी उदाहरण हैं अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के। और इसी प्रकार से आप देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होते हैं, तो जो वक्ता होता है यानी जो बोल रहा है और जो श्रोता होता है अगर उसको संबोधित करता है तो वहां पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आप या फिर तुम या फिर तुम्हें, तो ये सभी जो शब्द हैं यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जो वक्ता होता है यानी जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मैं अगर अपने बारे में कुछ बोलता हूं, जैसे मेरा नाम नीरज है, मैं या फिर मुझे, इस टाइप से जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 18वां प्रश्न पूछा गया था, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। आप कोई भी राष्ट्रीय पर्व, चाहे वह महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर हो या फिर आप स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस पर अपने मूल शब्द यानी मौलिक शब्दों में कुछ भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप 4-5 लाइन या फिर एक पैरा लिख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पूरे प्रश्न पत्र को देखने के लिए, अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।